तो देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत के आर्थिक हालात के बारे में कि भाई भारत सरकार जो है उसका जो जीएसटी कलेक्शन है वो पहले से ही कम है ना, उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार को ये जो जीएसटी कलेक्शन जो भी होता है उसमें से राज्यों का हिस्सा जो बनता है वो भी देना पड़ता है। तो वो भी अभी तक राज्यों का जो भी हिस्सा बनता है वो भी अभी तक पूरी तरीके से दिया नहीं गया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी तंग हालत में है। तो इसी से संबंधित जो बातें हैं ना उन्हीं की चर्चा की गई है। टाइटल दिया गया है डिगिंग डीपर। डिग डीप, देखो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या मतलब हुआ डिग डीप का, मतलब कि भाई और ज़्यादा गहरे खुदाई करना है ना। लेकिन यहाँ पे डिग डीपर का मतलब है कि भाई भारत सरकार को क्या है, एक तरीके से डिग डीपर का मतलब है कि मैनेज करना, किसी चीज़ को पाने के लिए मैनेज करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रयास करना है? पैसे जुटाने के लिए और ज़्यादा गहरे प्रयास करना, उसके लिए कहा गया है डिगिंग डीपर, है ना। ऐसा करने की भारत सरकार को ज़रूरत है। विथ जीएसटी कलेक्शन सेट टू श्रिंक, है ना। सेट का मतलब है बिल्कुल रेडी है, मामला एकदम तैयार है। श्रिंक का मतलब है कमी, कि भाई बिल्कुल तय है कि जो जीएसटी कलेक्शन होगा उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। द सेंटर मस्ट फाइंड न्यू वेज, इसलिए केंद्र सरकार को कुछ और तरीके या कुछ ऐसे मार्ग देखने चाहिए जिनके माध्यम से कंपनसेट स्टेट्स, कंपनसेट का मतलब है भरपाई करना, कि भाई केंद्र सरकार को राज्यों को जो पैसा देना पड़ता है ना, टैक्स का जो हिस्सा देना पड़ता है, जीएसटी का जो हिस्सा देना पड़ता है, तो भारत सरकार को खुद जो है पैसा नहीं मिल पा रहा उतना जितना मिलना चाहिए। जीएसटी कलेक्शंस जो है इस साल कम रहेगा और भी काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को उन तरीकों की खोज करनी चाहिए जिनके माध्यम से राज्यों को उनका टैक्स दिया जा सके, राज्यों को जो है उनकी भरपाई की जा सके। आगे देखते हैं। 4 मंथ्स इनटू फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, है ना, कि भाई ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है इसके लगभग 4 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई। द सेंटर हैज़ फाइनली मैनेज्ड टू पे स्टेट्स द कंपनसेशन ड्यू टू देम फॉर द प्रीवियस ईयर, देखो अभी तो पिछले साल का बकाया जो है उसको देने जा रही है केंद्र सरकार। द सेंटर हैज़ फाइनली मैनेज, कि केंद्र सरकार ने किसी तरह से मैनेज किया है, टू पे की सरकार जो है भुगतान करे विभिन्न राज्यों को, द कंपनसेशन का मतलब है भरपाई करे, जो पैसा केंद्र सरकार को राज्यों को देना था जो कि बकाया था, ड्यू टू देम, है ना, राज्यों को बकाया पैसा किसके लिए? फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अंडर द जीएसटी रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, कि भाई जब से ये नया जीएसटी शासन लागू हुआ है ना, तो ये जीएसटी शासन के चलते पिछले साल का जो बकाया विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार को देना था, उस पैसे को किसी तरह से केंद्र सरकार ने जो है जुटाया है और देने के लिए एक तरीके से प्रबंध किया है। दिस मे कम एज ए ब्रेदर, ब्रेदर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई राहत, है ना, या फिर मोहलत थोड़ी सी। दिस मे कम एज ए ब्रेदर फॉर स्टेट्स सीकिंग टू, सीख का मतलब है किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, है ना, उत्सुक रहना, इस तरह से आप सीख का प्रयोग करते हो, तो चाहना। सीकिंग टू फाइनेंस, सीकिंग टू फाइनेंस एफर्ट्स टू रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो यह जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को दिया जाएगा, इसके माध्यम से राज्यों को जो है ना एक थोड़ी सी राहत मिल सकती है, विभिन्न राज्यों को थोड़ी सी एक राहत मिल सकती है ब्रदर। क्यों? क्योंकि राज्य चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वे? टू सीकिंग टू फाइनेंस एफर्ट्स, कि भाई राज्य जो विभिन्न प्रयास कर रहे हैं टू रैंप अप पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी, कि भाई विभिन्न राज्य, रैंप अप का मतलब है इंक्रीज करना, कि विभिन्न राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में जो लगे हुए हैं, जो प्रयास वे कर रहे हैं, उन प्रयासों के लिए पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। और अब केंद्र सरकार ने ये जो पैसा उपलब्ध कराया है, इस पैसे के माध्यम से विभिन्न राज्यों को स्वास्थ्य संबंधित क्षमताओं को बढ़ाने में जो है मदद मिलेगी। एंड कंटेन कोविड-19 डेट्रीमेंटल इफेक्ट, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, और विभिन्न राज्यों को, कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, और विभिन्न राज्यों को कोविड-19 के जो हानिकारक प्रभाव हैं उन प्रभावों को एक तरीके से नियंत्रित करने में या रोकने में मदद मिलेगी। ऑन वल्नरेबल सेक्शंस, देखो वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, जो आसानी से चपेट में आ जाए ना उसको बोलते हैं कमजोर। ऑन वल्नरेबल सेक्शन, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसके जो हानिकारक प्रभाव है, और खासकर जो कमजोर तबका है ना समाज का, उस समाज के कमजोर तबके पर जो इसके हानिकारक प्रभाव हैं, उन हानिकारक प्रभावों को कम करने में, इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में, स्वास्थ्य संबंधित जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को उठाने में, उन क्षमताओं को बढ़ाने में
राज्यों को मदद मिलेगी केंद्र सरकार के द्वारा ये जो पैसा दिया गया है इससे। द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 13,806 करोड़ फॉर मार्च 2020 वाज पेड आउट रिसेंटली। द लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, एक तरीके से कह सकते हैं हम कि भाई ये जो एक तरीके का लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें कितने पैसे दिए गए, 13,806 करोड़ रुपए दिए गए मार्च 2020 के लिए ना, मार्च 2020 के लिए। वाज पेड आउट रिसेंटली, इसका अभी हाल ही में जो है भुगतान किया गया विभिन्न राज्यों को। टेकिंग द टोटल पेमेंट्स फॉर द ईयर टू 1,65,302 करोड़। तो 2020 के लिए कुल मिला के अगर इसको हम जोड़ लेना 13,800 को, तो इतना भुगतान है टोटल, मतलब कि इतना एक तरीके से आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये राज्यों को दी जाने वाली राशि है ना वो इतनी है टोटल 2020 के लिए। कितनी? 1,65,302। अगला देखते हैं करोड़। टू रिफ्रेश, स्टेट्स वर गारंटीड कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि इस बात को और रिफ्रेश कर देते हैं ना, एक बार आपको पुनः याद दिला देते हैं इस चीज़ की कि विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा गारंटी दी गई थी। किस बात की गारंटी दी गई थी? भरपाई करने की, भुगतान करने की, है ना, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि ये जो नया टैक्स लगाया था ना हमने, कि भाई एक तरीके से ये जो नया जीएसटी शासन जो पूरे देश में हमने लागू किया था, द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम का मतलब है शासन, इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017, कि 2017 में यह नई जीएसटी पद्धति जो लागू की गई। तो इस नए जीएसटी शासन के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कहा था कि आगे आने वाले 5 सालों तक जो भी टैक्स होगा ना उसकी भरपाई, कि भाई पहले क्या था कि विभिन्न राज्य भी अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे, उन टैक्स को समाप्त करके हमने क्या किया, जीएसटी को लागू कर दिया। तो विभिन्न राज्यों ने कहा कि भाई हमें जो है काफ़ी हद तक जो है टैक्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम जो है आगे आने वाले 5 सालों तक ये जो टैक्स का जो नुकसान उठाना पड़ेगा ना विभिन्न राज्यों को, उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। फॉर द रेवेन्यूज दे लॉस्ट आफ्टर द शिफ्ट, फॉर द रेवेन्यूज है ना, क्यों भुगतान करना पड़ेगा कि भाई जो राजस्व, फॉर द रेवेन्यूज दे लॉस्ट, जो कि विभिन्न राज्यों ने खो दिया, आफ्टर द शिफ्ट, जब हम शिफ्ट हो गए इस नए टैक्स सिस्टम की ओर, फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम वेयर स्टेट्स हैड द पावर, कि भाई पहले जो सिस्टम हुआ करता था टैक्स का, उस सिस्टम में राज्यों को पावर हुआ करती थी कि राज्य अपने हिसाब से जो है टैक्स लगाते थे। टू लेवी, लेवी का मतलब एक तरीके से लगाना है ना, यहाँ पर टैक्स लगाने के लिए। सम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि विभिन्न आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष कर लगाने का जो अधिकार राज्यों के पास हुआ करता था, तो वो अधिकार एक तरीके से इस नए जीएसटी शासन आने के बाद में चला गया। तो इसके बाद में केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई विभिन्न राज्यों को जो टैक्स से संबंधित नुकसान उठाना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई अगले 5 सालों तक केंद्र सरकार करेगी। दिस कंपनसेशन अज्यूम्ड ए 14% एनुअल ग्रोथ रेट इन ए स्टेट्स रेवेन्यू। देखो अब ये जो बात हुई थी ना कि भाई ये जो हमने प्लान बनाया था पूरा कि जीएसटी लागू की गई 2017 से, इसके बाद में इस प्लान के तहत ये माना गया द कंपनसेशन कि भाई राज्यों को जो पैसा मिलेगा केंद्र सरकार के तहत, राज्यों को पैसे की जो भरपाई की जाएगी, उसमें ये माना गया अज्यूम्ड ए 14% एनुअल ग्रोथ रेट इन ए स्टेट्स रेवेन्यू, कि भाई उससे क्या होगा, राज्य का जो राजस्व है उसमें वार्षिक 14% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, है ना, विथ 2015-16 एज द बेस ईयर। अगर हम इसे आधार वर्ष मान लें, है ना, कि भाई आपको ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि किस चीज़ पर हो रही है, इस चीज़ पर 2015-16 को अगर हम आधार मान लें, तो इस आधार वर्ष के हिसाब से 14% की वृद्धि जो है विभिन्न राज्यों के रेवेन्यू में देखने को मिलेगी नए जीएसटी शासन लागू होने के बाद में। इस प्रकार का अजम्पशन किया गया था, ऐसा माना गया था। एंड वाज टू बी पेड, और ये पैसा जो है दिया जाना था, और राज्यों को ये पैसा जो है दिया जाना था, एंड वाज टू बी पेड आउट, है ना, फ्रॉम ए कंपनसेशन सेस, कि भाई कंपनसेशन सेस लेविड ऑन, लेविड का मतलब वही है लगाना, जैसे टैक्स को लगाना, लेविड ऑन टॉप ऑफ द स्पेसिफाइड जीएसटी रेट ऑन लग्जरी एंड सिन गुड। देखो दो तरह के सामान है, लग्जरी एंड सिन गुड। लग्जरी गुड्स तो हो गए ये जो विलासिता के सामान होते हैं ना, लग्जरियस आइटम्स होते हैं, वो हो गए। सिन गुड्स का मतलब सामान। सिन गुड्स में ऐसे सामान आते हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे एल्कोहल है या फिर टोबैको है। तो इस तरह के जो गुड्स हैं या फिर जो लग्जरियस आइटम्स है,
इन पर जो टैक्स लगाया जाएगा उस टैक्स के माध्यम से जो पैसा आएगा ना, अतिरिक्त पैसा, उस अतिरिक्त पैसे को विभिन्न राज्यों को देने की व्यवस्था की गई थी, है ना, एंड वाज टू बी पेड आउट फ्रॉम ए कंपनसेशन से, है ना, कि भाई ये व्यवस्था की गई थी कि भाई जो विभिन्न राज्यों को जो भरपाई की जाएगी उनके टैक्स की, वो कहाँ से की जाएगी। तो उसमें ये चीज़ देखी गई थी कि ये जो विभिन्न लग्जरियस आइटम्स हैं या जो सिन गुड्स हैं, इनके माध्यम से जो पैसा प्राप्त होगा अतिरिक्त, उस पैसे को हम क्या करेंगे, राज्यों के लिए जो है एक तरीके से भरपाई कर देंगे, राज्यों को जो है एक तरीके से प्रदान कर देंगे उसे। विथ ग्रोथ डाउन ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर, विथ ग्रोथ डाउन ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर इवन बिफोर द पेंडेमिक वे लेड द इकोनॉमी। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, पिछले साल की अगर हम बात करें ना, कोरोना वायरस से भी पहले, पिछले साल की अगर हम बात करें कोरोना वायरस से भी पहले, तो हमारे आर्थिक हालात जो थे ना वो ठीक नहीं थे। विथ ग्रोथ डाउन की वृद्धि जो थी वो कम थी, ग्रोथ जो थी वो डाउन थी पिछले साल ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो जो हमारी आर्थिक वृद्धि थी वो एक तरीके से कम थी, है ना। इवन बिफोर द पेंडेमिक वे लेड का मतलब क्या होता है, वे लेड का मतलब आप समझ सकते हो रोकना, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसने हमारी अर्थव्यवस्था के रास्ते को रोका, इससे पहले ही हमारी जो आर्थिक वृद्धि थी वो कम थी। द अजम्पशन ऑफ द नॉट टू डिस्टेंट पास्ट आर बिगिनिंग टू हर्ट, द अजम्पशन, और उस समय हमने जो कल्पनाएं की थी ना, जो मान लिया था जो चीज़ों को, ऑफ द नॉट टू डिस्टेंट पास्ट, हमारे अगर बीते समय की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नॉट टू डिस्टेंट पास्ट का मतलब है कि आपका बीता हुआ समय जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास, आर बिगिनिंग टू हर्ट, तो उस समय हमने जो मान लिया था कि इतना पैसा आ जाएगा, उस पैसे को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अब जो है ना उसके नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं हमें ना, अब जो है उसकी जो है तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आर बिगिनिंग टू हर्ट, कि उस समय जो हमने अजम्पशन कर लिए थे, अब उन अजम्पशन के कारण जो कल्पनाएं हमने कर ली थी, अब उनकी जो है हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हमने उम्मीद किया था कितना पैसा आ जाएगा और इस हिसाब से हम जो है हमारा प्लान बना लेंगे, वैसा नहीं हो पा रहा है। कंपनसेशन सेस अंडर जीएसटी लास्ट ईयर, अगर हम बात करें कि भाई कंपनसेशन सेस का मतलब है कि वो पैसा जो कि यानी कि सेस का मतलब एक तरीके से टैक्स के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होगा ना, कंपनसेशन सेस, कि भाई जो लग्जरी आइटम्स पे या फिर सिन गुड्स के ऊपर जो टैक्स हम लगाएंगे और उस टैक्स के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होगा और इस पैसे को विभिन्न राज्यों को दिया जाएगा ना, तो इसको कहा गया कंपनसेशन सेस। अंडर जीएसटी लास्ट ईयर वाज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ लेस, देखो क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, देन द पेमेंट्स ड्यू टू स्टेट्स, कि भाई विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार को जो पेमेंट देना है ना, यानी कि केंद्र सरकार को जो पेमेंट विभिन्न राज्यों को देना है जो कि बकाया है, ड्यू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्यू का मतलब है कि जितना पैसा केंद्र सरकार को राज्यों को देना जो कि बकाया है, और पिछले साल जो है ना वाज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ लेस, है ना। लास्ट मंथ जो हमारे पास पैसा आया ना कंपनसेशन से सेस के माध्यम से, वो कितना पैसा कमाया, 70,000 करोड़ रुपए कमाए हमारे पास, है ना, जो जीएसटी के माध्यम से जो कलेक्शन होना था खास करके कंपनसेशन सेस, वो 70,000 करोड़ रुपए कम रहा। कितने से कम रहा 70,000 करोड़ रुपए, जितना कि विभिन्न राज्यों को देना है। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि विभिन्न राज्यों को दी जानी है ना कंपनसेशन सेस के रूप में ना, तो वह राशि पहले से ही कमी चल रही है, उसमें ना गैप चल रहा है ना। आप कह सकते हो कि 70,000 करोड़ का गैप था पिछले साल ही, अब आगे आने वाले समय में ये गैप और बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इस साल भी जीएसटी बहुत कम रहना है। दिस गैप इज लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। टू एनलार्ज का मतलब है और ज़्यादा बड़ा होना। फर्दर का मतलब है कि भाई अब आगे आने वाले समय की ओर बात करें ना, तो उस समय में जो है इस आगे आने वाले समय में ये गैप जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। दिस ईयर विथ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमी आना किसी चीज़ में ना, रिडक्शन होना, सिकुड़ाहट होना। विथ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन डेंट, विथ डेंटिंग जीएसटी ना, डेंटिंग का मतलब यही है ना, कमी आना या फिर गलत रूप से किसी चीज़ को प्रभावित करना, है ना। डेंटिंग जीएसटी कलेक्शंस एज वेल। तो एडिटोरियल ये कहता है कि भाई इस साल भी ये जो गैप है ना, कि पहले ही हमारे पास यानी कि केंद्र सरकार के पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है जितना कि बकाया है। अभी तो बकाया पैसा देना है राज्यों को, जो टोटल पैसा मिलना चाहिए था ना वो राज्यों को पैसा मिला नहीं है। अब आगे आने वाले समय में ये जो है गैप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी संभावना है कि जितना जीएसटी कलेक्शन होना चाहिए वो उतना जीएसटी कलेक्शन हमारे पास या केंद्र सरकार को पास नहीं हो पाएगा। कंपनसेशन सेस इनफ्लो, देखो इनफ्लो का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट। यहाँ पे इनफ्लो का मतलब यहाँ पे पैसे का मूवमेंट। कंपनसेशन सेस का मतलब हो गया टैक्स।
कंपनसेशन सेस का मतलब हो गया, एक तरीके से एक बार फिर जान लो, कंपनसेशन सेस का मतलब है भरपाई, यानी कि जो टैक्स केंद्र सरकार को प्राप्त होगा उस केंद्र सरकार को टैक्स उस टैक्स को केंद्र सरकार क्या करेगी, विभिन्न राज्यों को प्रदान करेगी एक तरीके से भरपाई के रूप में, जो कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पद्धति को जब लागू किया था ना उस समय जो है विभिन्न राज्यों को प्रॉमिस किया था। उसके लिए कहा गया कंपनसेशन सेस इनफ्लोस कुड श्रिंक का मतलब है कमी आना, इवन मोर विथ पीपल, कर्व का मतलब है रोक, है ना, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने विवेक का इस्तेमाल करना, है ना, स्वैच्छिक रूप से जब आप कोई काम करते हो ना अपने विवेक के आधार पर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। तो आगे आने वाले समय में डिटेल बात करता है कि कंपनसेशन सेस इनफ्लो कुड श्रिंक, कि भाई ये जो कंपनसेशन सेस है इसमें और ज़्यादा कमी आ सकती है ना, इवन मोर, क्यों, विथ पीपल कर्बिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्चा करना, कि भाई लोगों के द्वारा जो खर्चा किया जाता है विभिन्न चीज़ों पर अपने विवेक के आधार पर, जो लोग विभिन्न चीज़ों को खरीदने में खर्चा करते हैं उस पर रोक लग सकती है, यानी कि व्यक्ति अपने खुद का विवेक करके जो पैसा खर्च करता है उस पे खर्च किए जाने वाले पैसे को खुद ही रोक सकता है ना, जो पैसा खर्च करता है ना व्यक्ति लग्जरी गुड्स पर, विलासिता के सामान खरीदने पर, इन ऑर्डर टू का मतलब है ताकि, कंजर्व का मतलब है संरक्षित करना, बचाना, कैपिटल, और स्टे अफ्लोट, ये जो स्टे अफ्लोट शब्द है ना, स्टे अफ्लोट का मतलब है किसी तरह से अपने आप को मेंटेन करना, किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव करना इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर पेंडेमिक मतलब कोरोना वायरस, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में कोरोना वायरस ने हमारी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया हुआ है, वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से बुरी तरीके से प्रभावित है। तो ऐसे हालातों में सर्वाइव करने के लिए स्टे अफ्लोट का मतलब, देखो अफ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, स्टे अफ्लोट का मतलब है किसी तरह से तैरते रहने का मतलब है किसी तरह से अपने आप को बचाए रखना, किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव करना, कि अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से कोरोना वायरस से प्रभावित है। ऐसे समय में किसी तरह से सर्वाइव करने के लिए इस बात की उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग जो है लग्जरी गुड्स नहीं खरीदेंगे। अब ये जो कंपनसेशन हमें प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, लग्जरी गुड्स के माध्यम से प्राप्त होता है ना, वो पैसा जो केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को प्रदान करती है वो पैसा कहाँ से आता है, वो लग्जरी गुड्स के माध्यम से आता है। और ऐसी संभावना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस समय कोरोना वायरस से प्रभावित है, तो ऐसे हालातों में लोग बाग जो है अपने विवेक का प्रयोग करके कैपिटल पूंजी को लग्जरी गुड्स के लिए उपयोग में नहीं करेंगे, तो फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, कंपनसेशन, और जब ये कंपनसेशन आएगा नहीं तो फिर राज्यों को दिया क्या जाएगा, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो है चुनौतियां हमारे सामने है। ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन लास्ट ईयर्स, सेस का मतलब हो गया टैक्स, किट्टी का मतलब क्या है, किट्टी का मतलब है सामूहिक कोष, है ना, कि भैया जो विभिन्न पैसा हमें प्राप्त होता है ना एक तरीके से सामूहिक कोष, उसके लिए कहा गया किट्टी हैज़ बीन प्लग्ड, प्लग का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज़ को, है ना, प्रोवाइड करना, जिस चीज़ की आपको जरूरत है ना उस चीज़ को प्रोवाइड करना, प्लग्ड बाय टैप, टैप का मतलब होता है दोहन करना या फिर आप कह सकते हो उपयोग करना, सेस बैलेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट 2 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। देखो फर्स्ट 2 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लागूकरण, कि जीएसटी के लागू करने के जो प्रथम 2 साल थे उन 2 सालों के माध्यम से हमें जो पैसा प्राप्त हुआ था ना, अतिरिक्त पैसा प्राप्त हुआ था, उस अतिरिक्त पैसे का प्रयोग करने की हम कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार उस अतिरिक्त पैसे का प्रयोग करने की कोशिश करेगी राज्यों को भुगतान करने में। ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन लास्ट ईयर्स सेस किट्टी, कि भाई आप ये कह सकते हो लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल, कि भाई आप आधे की जो कमी रही, यानी कि जितना आप कह सकते हो जितना पैसा आना था ना पिछले साल, तो उसमें से जो पैसा आया है ना उस ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल, मतलब एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि आधा पैसा नहीं आ पाया, मतलब आधे की कमी रही, आधे से थोड़ा ज़्यादा, ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन लास्ट ईयर सेस किट्टी, है ना, कि भाई पिछले साल जो एक तरीके से जो टैक्स आना था, जो सामूहिक टैक्स हमें प्राप्त होना था, उसमें जो कमी रही है ना, उस कमी की जो है हमें भुगतान करने की कोशिश की है, भरपाई करने की कोशिश की है, किसके माध्यम से, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है बाय टैपिंग, उपयोग करके सेस बैलेंसेस, कि जीएसटी लागू करने के बाद के जो 2 साल थे उन 2 सालों में जो टैक्स हमें प्राप्त हुआ, जो राजस्व हमें प्राप्त हुआ, उसमें जो बैलेंस था ना उसका बैलेंस का प्रयोग करके जो है हम भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जो पिछले साल जो कमी रह गई थी ना, कि भाई पिछले साल जितना टैक्स हमारे पास आना था उतना नहीं आ पाया था, तो आधे से ज़्यादा की भरपाई हम किसके द्वारा करने की कोशिश की जा रही है, पिछले ये जो 2017 और 2018 या 18-19 के दौरान जो पैसा हमें अतिरिक्त प्राप्त हुआ था ना उस पैसे के द्वारा।
तो चलो ठीक है, आधा पैसा तो आपने किसी तरह से, आधे से ज़्यादा पैसा कि पिछले साल जो एक तरीके से कमी रह गई थी, उस कमी का भरपाई कैसे की आपने? उस कमी की आपने भरपाई की कि आपने क्या किया कि जीएसटी लगाने के बाद के जो 2 साल थे, जीएसटी लागूकरण के बाद के जो 2 साल थे, तो उस समय जो अतिरिक्त पैसा था आपने उसका उपयोग कर लिया कुछ हद तक। तो दूसरा है ना, अभी पैसा पूरा थोड़ी हो गया, आधे की भरपाई तो आपने इस तरह से कर ली, पिछले साल जो टोटल कमी रही हमारे टैक्स में, आधे की भरपाई तो आपने इस तरह से कर ली। बाकी पैसे की भरपाई किस तरह से की? द रेस्ट हैज़ बीन कंज्योर अप। देखो ये जो शब्द है ना कंज्योर अप, इस कंज्योर अप का मतलब होता है कि किसी तरह कठिनता के साथ जुटाना, किसी तरह से कठिनता के साथ जुटाना, ऐसा लगे मानो जादू किया हो। देखो ये जो कंज्योर शब्द है ना, ये जादू के लिए आता है, ज़्यादातर प्रयोग जो है ना कंज्योर शब्द का मतलब है मैजिक या जादू के लिए आता है। तो जब आप कुछ ऐसा प्रयास करते हो कठिनता के साथ या बड़ी मुश्किल साथ कोई ऐसा प्रयास करते हो, जो मैं जैसे आपने पैसा जुटा दिया बहुत सारा, मैं आपसे पूछूं अरे यार ये तो तुमने जादू की तरह इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर दिया है ना, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं कंज्योर अप का। तो कुछ हद तक यानी कि पिछले साल जो राजस्व में जो कमी रही है ना, जो कि पैसा जो हमारे पास जितना आना था उतना नहीं आ पाया, तो उस आधे पैसे या आधे से ज़्यादा की भरपाई तो हमने किस तरह से कर ली कि भाई जो हमारे पास अतिरिक्त पैसा पड़ा हुआ था ना उससे कर ली। बाकी पैसा किस तरह से जुटाया गया? द रेस्ट हैज़ बीन कंज्यूर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत की जो संचित निधि होती है ना, विभिन्न इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो पैसा भारत को प्राप्त होता है ना, ये जो भारत सरकार के पास जो संचित निधि होती है ना, उस संचित निधि में से पैसा निकाला गया और उस पैसे का यूज किया गया बाय डेबिटिंग। डेबिट का मतलब क्या है? एक तरीके से पैसे को निकालना, क्रेडिट मतलब पैसा ऐड करना, डेबिट मतलब निकालना। बाय डेबिटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड्स है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड्स का मतलब है समेकित जीएसटी फंड्स है ना, दैट वर लाइंग विथ द सेंटर, कि सेंटर के हाथ में थे। यहाँ पे लाइन का मतलब है जो सेंटर के हाथ में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड या फिर ये जो भारत की संचित राशि है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बाकी पैसा यहाँ से निकाला गया और किसी तरह से जो कमी पिछले साल रह गई थी टैक्स में उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई। IGST इज लेवी, लेवी का मतलब है लगाना है ना, खासकर टैक्स को लगाने के लिए हम बोलते हैं लेवी। IGST इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि विभिन्न राज्यों के भीतर सामान और सेवाओं की जो सप्लाई होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स के माध्यम से हमें प्राप्त होता है क्या? IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड। एंड सम ऑफ दिस लेवी, एंड सम ऑफ दिस लेवी, और ये जो पैसा इस तरीके से ये जो IGST लगाया जाता है ना, इस कलेक्टेड इन 2017-18 और 2017-18 में IGST के माध्यम से जो पैसा हमें प्राप्त हुआ, हैड नॉट येट बीन अलोकेटेड टू स्टेट, वो पैसा अभी तक जो है विभिन्न राज्यों को आवंटित नहीं किया गया है। अभी देखो थोड़ा सा, द फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी व्हेन सिस्टम्स वर स्टिल एट टैड एडॉक, तो 2017-18 हमारा कौन सा वर्ष था? 2017-18 ऐसा वर्ष था। टेड का मतलब क्या होता है? टेड का मतलब होता है थोड़ा सा है ना, या फिर कह सकते हो आप कुछ हद तक। एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ है ना, तदर्थ का मतलब क्या होता है? तदर्थ का मतलब होता है कुछ टेम्परेरी व्यवस्था, उसको बोलते हैं एडॉक का मतलब है टेम्परेरी व्यवस्था। कि भाई ये जो द फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी है ना, कि भाई 2017-18 पहला साल था व्हेन सिस्टम्स वर स्टिल एट एडॉक, कि भाई हमने जीएसटी को लागू किया ही किया था, कि ये जीएसटी जो है ना बिल्कुल आप कह सकते हो एक टेम्परेरी व्यवस्था हमने की थी किसी तरह से पैसा जुटाने के लिए है ना। तो उसी के लिए एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो IGST 2017-18 के दौरान जो पैसा जुटाया गया था वह अभी तक विभिन्न राज्यों को आवंटित नहीं किया गया, हैड नॉट येट बीन अलोकेटेड टू स्टेट्स। आगे देखते हैं। having thus drawn on these unintended contingent reserves का मतलब क्या है? जो आपने बचा के रखा है, रिजर्व कर रखा है आपने। कंटिजेंट रिजर्व्स का यहाँ पे क्या मतलब है? आकस्मिक होता है कंटिजेंट का मतलब। कंटिजेंट रिजर्व्स का मतलब क्या हो गया? आकस्मिक, जो आपने रोक के रख रखा है ना पैसा, उसके लिए बोला गया है ना। अनइंटेंडेड, हैविंग थस ड्रॉन का मतलब है पैसे को निकालना। इस प्रकार से पैसा निकाला हमने, कहाँ से? अनइंटेंडेड का मतलब है इरादा तो नहीं था लेकिन पैसा निकालना पड़ा। ये जो हमारी आकस्मिक राशि थी, ये जो हमारी संचित राशि थी, वहां से इस तरह से हमने ये जो पैसा निकाला। क्यों निकाला पैसा? पेइंग कंपनसेशन का मतलब है भुगतान करना, भरपाई करना, कि राज्यों को भुगतान किया जा सके। केंद्र सरकार ने राज्यों को जो प्रॉमिस किया है और जो पैसा राज्यों को देना बकाया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पैसे को दिया जा सके, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? इस आकस्मिक धन का प्रयोग करना पड़ा। पेइंग कंपनसेशन टू स्टेट्स दिस ईयर
इज गोइंग टू बी इवन मोर डॉन्टिंग। अब एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, आप इस तरह से केंद्र सरकार ने किसी तरह से थोड़ा बहुत अभी व्यवस्था कर ली, लेकिन अब आगे आने वाला समय है, उस आगे आने वाले समय में विभिन्न राज्यों को इस तरह से पैसा देना जो है बहुत कठिन होने वाला है। मोर डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब अत्यधिक चुनौती भरा, डराने वाला, भयभीत करने वाला, है ना, कि अब कैसे इस चुनौती से निपटेगी केंद्र सरकार कि विभिन्न राज्यों को पैसा देना है, तो पैसा किस तरह से दिया जाएगा, है ना, कि आगे आने वाले समय में ये मामला और भी ज्यादा चुनौती होने वाला है फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए। एट द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन जून, कि जून में अंतिम जो जीएसटी मीटिंग हुई थी ना, यानी कि जून के बाद में जीएसटी की कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं की गई है। एट द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन जून, तो वहां पर वो जो मीटिंग हुई थी जून मंथ में जीएसटी से संबंधित, क्या बात कही गई थी उस मीटिंग में? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड सेड, उस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बात को कह चुकी थी कि द काउंसिल वुड कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, कि भाई ये जो जीएसटी काउंसिल है वो आयोजित करेगी, क्या, एक मीटिंग आयोजित करेगी अगेन इन जुलाई, जस्ट टू डिस्कस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू डील विथ का मतलब होता है निपटना, है ना, कि कोई समस्या आपके सामने आ गई तो उससे अब इसे कैसे निपटा जाए ना, कि डील विथ का करने का मतलब कि यार कैसे डील करूं मैं इससे, अब ये समस्या आ गई। तो जून मंथ में जीएसटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्मला सीतारमन जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि जुलाई में जीएसटी की जो है हम एक और मीटिंग कंडक्ट करेंगे, और वो क्यों कंडक्ट करेंगे वो मीटिंग, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे साहब, क्या डिस्कस किया जाएगा उसमें? द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, कि भाई क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, किस चीज के विकल्प? द पर्टिकुलर कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब है कि एक तरीके से यही कि ये जो कॉनंड्रम का मतलब है कि ये जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, ये जो मुश्किल हालात हमारे सामने पैदा हो गए हैं, इन मुश्किल हालातों से निपटने के क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने कहा था कि भाई जुलाई में हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे और इस मीटिंग में इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। द चीफ सॉल्यूशन, कॉमा लगा दो यहाँ पे, ऑफिशियल्स हैव बीन फ्लैशिंग आउट, देखो फ्लैश आउट का मतलब होता है प्रोवाइड कराना, है ना, और जो है कुछ इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना या कुछ और जानकारी उपलब्ध कराना, है ना। द चीफ सॉल्यूशन इज फॉर द सेंटर, कि भाई चीफ सॉल्यूशन कि मुख्य जो समाधान केंद्र सरकार के लिए हो सकता है, फॉर द सेंटर टू, वो क्या हो सकता है? ऑफिशियल्स हैव बीन फ्लैशिंग आउट, कि विभिन्न जो अधिकारी हैं वे विभिन्न अधिकारी प्रोवाइड कराते रहे। फ्लैशिंग आउट का मतलब है उपलब्ध कराना, है ना, डिटेल से जो है किसी चीज को और ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराना, है ना, बताना, कि विभिन्न अधिकारी जो कि समाधान सुझाते रहे हैं, मुख्य समाधान इस समस्या के लिए, वो क्या है? वो है इज फॉर द सेंटर टू रेज स्पेशल लोन्स, रेज का मतलब है उठाना, कि भाई केंद्र सरकार क्या करे, लोन ले ले, स्पेशल लोन्स अगेंस्ट, अब लोन तो ले लोगे लेकिन लोन किस आधार पे लोगे? भाई आप बैंक में जाते हो, लोन लेते हो तो अपना सोना गिरवी रखते हो, अपनी जमीन गिरवी रखते हो, तो केंद्र सरकार अगर लोन लेती है तो लोन लेगी किस बात पर? अगेंस्ट फ्यूचर जीएसटी सेस, कि भाई फ्यूचर जीएसटी सेस एक्रूअल, एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है प्राप्त होना, यहाँ पे एक्रूअल्स का मतलब है प्राप्ति, कि आगे आने वाले भविष्य में जो जीएसटी केंद्र सरकार को प्राप्त होगी उस जीएसटी को आधार बनाकर केंद्र सरकार जो है लोन ले ले। यह बात विभिन्न अधिकारियों ने केंद्र सरकार को सुझाई है कि भाई आगे आने वाले, भाई पैसा आएगा ना आपके पास जीएसटी में जो कलेक्ट होगा, तो उसको आधार बना के आप जो है पैसा ले लो उधार और विभिन्न राज्यों को जो बकाया देना है उस बकाया को दो, इन ऑर्डर टू हेल्प मीट इट्स कंपनसेशन प्रॉमिस टू स्टेट्स, कि भाई जो पैसा केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को देना है ना, यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब क्या है कि भाई ये जो जीएसटी हमने सिस्टम अपनाया था, तो उस सिस्टम के दौरान हमने जो वादा किया था ना विभिन्न राज्यों से कि भाई आपको 5 साल तक इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा फिक्स, तो उस पैसे को अगर देना है तो उस पैसे को देने का केंद्र सरकार के पास तरीका है कि केंद्र सरकार जो है लोन ले ले। अब इस लोन को चुकाएगी कहाँ से? इस लोन को चुकाने के लिए जो भविष्य में जो जीएसटी प्राप्त होगा ना उसको आधार बनाकर, क्योंकि इनकी भरपाई करना जरूरी है, विभिन्न राज्यों को जो है वो उनका जो पैसा बनता है वो दिया जाना जरूरी है। देयर इज नो साइन ऑफ दैट मीटिंग बीइंग शेड्यूल्ड, लेकिन वो मीटिंग अभी तक हुई नहीं, कि भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो मीटिंग कंडक्ट करने की बात कही थी जीएसटी की मीटिंग, वो उसका मतलब कोई वो भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है कि भाई वो कब होगी कब नहीं होगी। देयर इज नो साइन, कोई चिन्ह नजर नहीं आता ऑफ दैट मीटिंग बीइंग शेड्यूल्ड येट, है ना। दैट द पैंडेमिक्स इकोनॉमिक हैवॉक, हैवॉक का मतलब क्या होता है? विनाश, कहर, है ना, बर्बाद कर देना किसी चीज को। दैट द पेंडेमिक्स इकोनॉमिक हैवॉक हैज थ्रोन अप का मतलब है फेंक देना, मल्टीपल चैलेंजेस, कि वर्तमान में इस कोरोना वायरस ने
जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया है ना, आर्थिक कहर ढाया है, जो आर्थिक विनाश किया है, तो उसके माध्यम से हमारे सामने फेंक दिए गए हैं या फिर उपस्थित हो गए हैं। कई सारी चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं, मल्टीपल चैलेंजेस फॉर नॉर्थ ब्लॉक। फॉर नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन, मैंडारिन का मतलब है यहाँ पे सरकारी अधिकारी, ये जो मैंडारिन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सरकारी अधिकारी। फॉर नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन इज अंडरस्टैंडेबल। देखो नॉर्थ ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो दिल्ली जो है ना, उसमें एक तो हो गया साउथ ब्लॉक और एक हो गया नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक का मतलब है सचिवालय, सचिवालय जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित सचिवालय। तो वहां पर जो एक तरीके से वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी बैठते हैं ना, उन अधिकारियों के लिए कहा गया है मैंडारिन। तो उन अधिकारियों के सामने इस कोरोना वायरस ने बहुत ही ज्यादा आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है, और ये आर्थिक चुनौती जो है इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने लायक है। यानी कि वास्तव में यार उनको अगर वास्तव में परेशानी झेलनी पड़ रही है, हमारे जो सरकारी अधिकारी खास करके वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके सामने इस कोरोना वायरस ने बहुत ही ज़्यादा आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है, और ये चुनौती समझ में आने लायक है। उनके सामने काफ़ी बड़ी जो है चुनौती है कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे देश के आर्थिक हालात जो है उनका समाधान निकाला जाए। लेकिन आगे एडिटोरियल देखते हैं। बट विथ अ थर्ड ऑफ द फिस्कल ईयर ऑलमोस्ट ओवर, कि भाई ये जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, इसका आप कह सकते हो 1/3 जो है गुजर चुका है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने पास हो चुके हैं। बट विथ ए थर्ड ऑफ द फिस्कल ईयर ऑलमोस्ट ओवर, है ना, कि लगभग 1/3 इस वित्तीय वर्ष का समाप्त हो चुका है। इट वुड हेल्प द सेंटर एंड द स्टेट्स टू बैटल, बैटल का मतलब है यहाँ पे युद्ध करना है ना, कि बैटल द वायरस मोर इफेक्टिवली, कि ये ज़्यादा अच्छा होगा केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, कि भाई ये जो युद्ध केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है ना, तो इस लड़ते हुए युद्ध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए जो है बहुत अच्छा होगा, माना कि अगर हम इस वायरस से इफेक्टिवली, बहुत प्रभावी रूप से अगर हम इस वायरस से लड़ना चाहते हैं तो क्या अच्छा होगा, इफ़ दे हैड मोर सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी, कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में बिल्कुल स्पष्टता होना चाहिए, निश्चितता, सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है बिल्कुल एकदम साफ रूप से और बिल्कुल निश्चितता होना चाहिए ऑन द कैश, पैसे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल साफ होना चाहिए एट देयर डिस्पोजल। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, एट देयर डिस्पोजल, एट देयर डिस्पोजल का मतलब है कि भाई उन्हें पता होना चाहिए कि कितना पैसा उनके हाथ में है, पैसे की कितनी पावर उनके हाथ में है। अगर उन्हें पता होगा, विभिन्न राज्यों को और केंद्र सरकार को पता होगा कि भाई कितना पैसा हमारे हाथ में है, तो उन्हें ये भी वे तो विभिन्न राज्य जो है इस बात को भी तय कर सकेंगे कि भाई हमें कितना पैसा खर्च करना है ना। तो स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, है ना। एट देयर डिस्पोजल का मतलब है कि आपके हाथ में कितनी ताकत है, खासकर यहाँ पे बात की जा रही है कि आपके हाथ में कितना पैसा है खर्च करने के लिए। इस बात को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि कोरोना वायरस से बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल ना। इसमें हमने बात की किस संबंध में, कि भाई ये जो जीएसटी है और जीएसटी के एक तरीके से वर्तमान में देश के जो आर्थिक हालात है ना, वो बहुत ही डाउन चल रहे हैं। यानी कि पिछले साल जो जितना जीएसटी आना था उतना आ नहीं पाया, लेकिन केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना है, तो अब उस पैसे को लाया कहाँ से जाए। तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत तो एक तरीके से भारत सरकार ने जुगाड़ कर लिया कि भाई जो आकस्मिक राशि थी, उस आकस्मिक राशि से किसी तरह से पैसे को जुटा लिया गया, है ना। लेकिन आगे भी आने वाला जो समय है ना, उसमें जो है हमारे सामने चुनौती रहने वाली है। तो फिर उस चुनौती से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ना, तो इसी की चर्चा हमने इस एडिटोरियल में की। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम इंग्लिश का। उसमें क्या है कि इन शब्दों को देखें आप, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, है ना। अब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब तुलना दिखानी होती है ना हमें, तो उन तुलनात्मक शब्दों, उन्हें आप कह सकते हो तुलनात्मक शब्द हैं, है ना, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं। खास बात क्या है कि जब हम इन शब्दों के माध्यम से तुलना करते हैं तो देन का प्रयोग नहीं करते, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं टू का। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला एग्जाम्पल देखो, गिवन द सेलुब्रियस इफेक्ट। सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यकारी, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, उसको बोलते हैं सेलुब्रियस। गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। गिवन द सेलुब्रियस इफेक्ट का, है ना, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। देखो तो टी लगाया ना हमने, यहाँ पे देन नहीं लगाया। अगर देन लगाते तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के साथ जब हम तुलनात्मक वाक्य बनाते हैं तब देन की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। एक चीज और जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि भाई ये जो प्रेफरेबल लिखा हुआ है,
ये पहले ही कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, तो मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, डबल जो है कंपेरेटिव शब्द लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर एक ये जो है मोर जो है वो गलत हो जाएगा। गिवन द सेलुब्रियस इफेक्ट, स्वास्थ्यकारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, दूध जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चाय के बजाय। तो ये हो जाएगा हमारा वाक्य, है ना। तो यहाँ पे मोर आप हटा दोगे, क्यों? क्योंकि ये डबल कंपेरेटिव हो जाएंगे, प्रेफरेबल भी कंपेरेटिव है और मोर भी कंपेरेटिव है, तो डबल कंपेरेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार लगाएंगे आप। और तो दो चीज़ें हमने ध्यान रखी, एक तो ये डबल कंपेरेटिव नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा। अगला वाक्य देखते हैं। मार्टिन, कौन है मार्टिन? हु कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली। देखो कम ऑफ का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो तो एक राजघराने से आता है, मतलब वह एक राजघराने से संबंधित है। तो मार्टिन हु कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, कि मार्टिन जो कि एक राजघराने से संबंधित है या एक राजघराने से आता है, इज जूनियर टू मी। देखो फिर यहाँ पे हमें, है ना, देन का प्रयोग नहीं किया, तुलना कर रहे हैं तो, लेकिन देन का प्रयोग नहीं किया, टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर जूनियर, है ना। इज जूनियर टू मी इन सर्विस, तो मार्टिन जो है वह मेरा जूनियर है ना, कि भाई हम जिस सेवा में हम काम कर रहे हैं ना, कि यानी कि मैं मार्टिन से सीनियर हूँ, है ना। मार्टिन हु कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, मार्टिन जो कि एक बड़े राजघराने से आता है, वह मेरा जूनियर है, वह मुझसे जूनियर है ना। अगला देखते हैं। टू कॉप विथ, देखो कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना किसी चीज से, ना। टू कॉप विथ का मतलब होता है सामना करना। ये जो है ना अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या करते हैं, कॉप अप विथ दे देते हैं, कॉप अप विथ। तो ये कॉप अप विथ कुछ नहीं है ना, सीधा कॉप विथ लिखते हैं हम जब भी, है ना। कॉप अप विथ कुछ नहीं है, ये कॉप विथ होता है। कॉप विथ का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, किसी चीज का सामना करना। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। टू कॉप विद द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, योगा इज प्रेफरेबल देन वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ना एक तरीके से क्या है, ये देन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रेफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं ना, प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं ना। तो टू कॉप विथ द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, योगा इज प्रेफरेबल टू वेट लिफ्टिंग, कि पॉल्यूशन, प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए योगा जो है वह वेट लिफ्टिंग की बजाय ज़्यादा उसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ना, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं ना। योगा इज प्रेफरेबल। तो इस तरह से ध्यान में रखना, यहाँ पे देन की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला देखते हैं। ही इज अ मिलेनियर, मिलेनियर की स्पेलिंग याद कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछी जाती है। ही इज अ मिलेनियर, है ना, तो वह जो है लखपति है। हु प्रेफर्स कॉफी, यहाँ पर भी देन की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि तुलना दिखानी है ना, तो टू ज़्यादा सही रहेगा। तो ही इज अ मिलेनियर हु प्रेफर्स कॉफी टू टी, वह लखपति है और वो क्या पसंद करता है, हु प्रेफर्स कॉफी टू टी, वह चाय के बजाय कॉफी को प्राथमिकता देता है, वह चाय के बजाय कॉफी पसंद करता है। अगला देखते हैं। आफ्टर रेट्रोस्पेक्शन, अभी शब्द को देखना, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे की ओर जाना। जैसे मैं एक शब्द बोलूं रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है अवनति। देखो प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, उसका उल्टा होता है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब है पीछे जाना। तो ये जो रेट्रो शब्द है इसका मतलब होता है पश्च, पीछे। और देखो एक शब्द आया इसमें स्पेक, स्पेक का मतलब होता है देखना। ये जो स्पेक है ना, ये भी रूट वर्ड है, रेट्रो भी रूट वर्ड है। रेट्रो का मतलब है पीछे, पश्च, पीछे से संबंधित। स्पेक का मतलब है देखना। तो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पीछे देखना। पीछे देखना मतलब पुनरावलोकन करना, जो बात या जो समय गुजर चुका है उसको एक बार फिर से उस पर दृष्टि डालना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। आफ्टर रेट्रोस्पेक्शन ही रियलाइज्ड दैट हिज सर्वेंट वाज नॉट मोर इन्फीरियर टू हिम। अब यहाँ पे इन्फीरियर टू हिम तो ठीक है, लेकिन यहाँ मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स हम एक बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो मोर लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पुनरावलोकन करने के बाद उसने ये महसूस किया कि उसका जो सर्वेंट था, उसका जो नौकर था, वह इन्फीरियर नहीं था। देखो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। इन्फीरियर का मतलब होता है किसी को अपने से छोटा समझना, किसी को अपने से नीचा समझना। तो जब उसने पीछे दृष्टि डाली या बाद में उसने जो है पुनरावलोकन किया, तो उसको ये समझ में आया, उसने ये महसूस किया कि भाई जो मेरा सर्वेंट था ना, वो मुझसे जो है इन्फीरियर नहीं था, वह भी मेरे बराबर ही था। ये जो है इस लाइन का मतलब हो जाएगा।
तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान रखें, है ना। कई प्रश्न जो है इससे संबंधित पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कॉमन एरर्स में ना, तो एक बार देख लें इन शब्दों को, है ना। प्रायर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इसके अलावा कुछ और भी शब्द होते हैं जैसे पोस्टेरियर, अल्टेरियर, है ना, लेकिन उनका प्रयोग कम होता है थोड़ा।